हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। आज हम बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी विषय के अंतर्गत पेपर फर्स्ट यूनिट 3 के अंतर्गत चैप्टर सेकंड के अंतर्गत साइकॉन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करेंगे। साइकॉन को अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज भी कहते हैं। साइकॉन का पुराना जो नाम है, ये पुराना नाम इसके बॉडी के शेप के आधार पर रखा गया था। इसके बॉडी का शेप कप के आकार का दिखाई देता है, इसलिए पुराने समय में इस एनिमल को स्काइफा शब्द यूज़ किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिक इस एनिमल के लिए साइकॉन शब्द का उपयोग करते हैं। साइकॉन का एनिमल किंगडम में यदि सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं या वर्गीकरण में स्थान देखते हैं तो साइकॉन को फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेट्रोसिला के अंतर्गत रखा गया है। साइकॉन की और कई स्पीसीज होती हैं, जिनमें से साइकॉन कोरोनेटा, साइकॉन सिलिएटम, साइकॉन एलिगेंस, साइकॉन रेफेनस और साइकॉन लिंगुआ प्रमुख हैं। इसके बाद इस एनिमल का हैबिट एंड हैबिटेट या प्रकृति या वास स्थान देखते हैं तो ये एनिमल सर्वव्यापी या कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात ये विश्व के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये एनिमल पूर्णतः समुद्री पानी में पाए जाते हैं, अर्थात ये फ्रेश वाटर में या पानी के बाहर ये एनिमल जीवित नहीं रहते हैं। इन एनिमल की अधिकतम संख्या उन समुद्री किनारों पर पाई जाती है जहाँ पर कि पानी साफ होता है, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री तट पर। इन एनिमल की संख्या उन समुद्री तल पर कम मात्रा में पाई जाती है जहाँ पर का पानी डर्टी या गंदला होता है। इसके अलावा ये जो एनिमल होते हैं, ये एनिमल स्थानबद्ध होते हैं, अर्थात इन एनिमल में लोकोमोशन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। ये एनिमल बैंथोन्स नेचर के होते हैं, अर्थात ये निचले सतह पर किसी भी सब स्ट्रेटम या आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं। इन एनिमल का यदि हम बाह्य आकारिकी या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले हम शेप का अध्ययन करते हैं। तो ये एनिमल की बॉडी का जो शेप होता है, ये शेप परिवर्तनशील होता है, अर्थात अलग अलग शेप में ये पाए जाते हैं। कुछ साइकॉन कप के आकार के होते हैं, जबकि कुछ साइकॉन ब्रांच्ड होते हैं और कुछ साइकॉन के बॉडी का शेप फ्लास्क के आकार का होता है। चूँकि इस एनिमल के बॉडी का शेप फ्लास्क के आकार का होता है, अर्थात अगला सिरा थोड़ा पॉइंटेड होता है, बीच वाला पोर्शन चौड़ा होता है और निचला सिरा पुनः सकरे आकार का होता है, अर्थात बॉडी का शेप फ्लास्क के आकार का होता है। इसलिए इस एनिमल को अर्न स्पंज या कलश स्पंज भी कहते हैं। शेप के बाद इसकी साइज को यदि हम मेज़र करते हैं तो चूँकि इनके बॉडी का शेप अलग अलग आकार का होता है, इसलिए इस एनिमल के बॉडी का साइज भी वेरिएबल या परिवर्तनशील होता है। सामान्य तौर पे इस एनिमल की लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद शेप और साइज के बाद यदि हम इसका कलर देखते हैं तो सामान्य तौर पे बॉडी का कलर लाइट ब्राउन कलर का या लाइट स्लेटी कलर का होता है। इन दो कलर के अलावा ये अन्य दूसरे रंग के भी हो सकते हैं, जैसे कि पिंक कलर के, डार्क ब्राउन कलर के,
और इसके अलावा इनके बॉडी का जो कलर होता है या तो यूनिफॉर्म कलर होगा, एक ही कलर का होगा, या तो फिर कुछ साइकॉन के बॉडी में दो या दो से अधिक कलर के स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं, अर्थात इनके बॉडी का कलर चितकबरा भी हो सकता है। इसके बाद इस एनिमल की बाहरी संरचना का यदि हम अध्ययन करते हैं तो बाहरी संरचना के आधार पे इस एनिमल के बॉडी को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला बेस, दूसरा मेन बॉडी और तीसरा लेटरल बड। सबसे पहले हम लेते हैं बेस को। तो साइकॉन के बॉडी का सबसे निचला पोर्शन जो कि सबसे चौड़ा भाग होता है, इस चौड़े और निचले भाग को हम बेस कहते हैं। बेस के सबसे निचला जो सरफेस जो किसी सबस्ट्रेटम या आधार से चिपका हुआ होता है, उस भाग को हम एडिसिव डिस्क कहते हैं। इसके बाद इस बेस से निकला हुआ इसके बॉडी का मुख्य और चौड़ा और इरेक्टेड या लंबा भाग पाया जाता है। इस लंबे भाग को हम मेन बॉडी कहते हैं। मेन बॉडी का यदि हम ध्यान से अध्ययन करते हैं तो इस मेन बॉडी की आउटर सरफेस में छोटे छोटे फोल्ड्स पाए जाते हैं और 2 फोल्ड के बीच में एक एक छोटे छोटे एपर्चर्स पाए जाते हैं। इन एपर्चर्स को ऑस्टिया कहते हैं। इसके अलावा बॉडी के आउटर सरफेस पर कुछ नुकीले सुई के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इस सुई के समान संरचनाओं को स्पिक्यूल्स कहते हैं। साइकॉन के मेन बॉडी का सबसे ऊपरी पोर्शन जो कि थोड़ा सकरा होता है, इस सकरे भाग को हम कॉलर कहते हैं। कॉलर इसके बॉडी का सबसे संवेदी या सेंसिटिव भाग होता है। कॉलर के ठीक ऊपर एक मोनोएक्सॉन प्रकार के स्पिक्यूल्स का बना हुआ एक क्राउन या मुकुट के समान संरचना पाई जाती है। इस क्राउन या मुकुट के समान संरचना को ऑस्कुलर फ्रिंज कहते हैं। चूंकि इस साइकॉन के ऊपर में मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स का बना हुआ मुकुट या क्राउन होता है, इसलिए इस साइकॉन को हम क्राउन स्पंज भी कहते हैं। ऑस्कुलर फ्रिंज के सबसे ऊपर एक बड़ा सा एपर्चर होता है। इस बड़े से एपर्चर को ऑस्कुलम कहते हैं। इस प्रकार ऑस्कुलम से लेकर ऑस्टिया तक की संरचनाएं आपस में मिलकर इसके मेन बॉडी का फॉर्मेशन करती है। मेन बॉडी के किनारे की तरफ को यदि हम देखते हैं तो इस किनारे की तरफ एक छोटा सा उभार, डेवलपिंग उभार पाया जाता है। इस डेवलपिंग उभार को चूंकि ये लेटरल साइड में है और ग्रोथ करता रहता है, इसलिए इस लेटरल ग्रोइंग आउटग्रोथ को लेटरल बड कहते हैं। इसके बाद हम इस साइकॉन का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय संगठन देखते हैं। तो कोशिकीय संगठन के आधार पे ये जो साइकॉन की बॉडी होती है, ये साइकॉन की बॉडी अनेक छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर तो रहती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती है। अर्थात साइकॉन की बॉडी में अनेक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अर्थात इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय स्तर या सेलुलर ग्रेड का होता है। ये सभी बॉडी में उपस्थित सभी प्रकार की कोशिकाएं फंक्शनली इंडिपेंडेंट होती है, अर्थात फंक्शन के आधार पे हर एक सेल एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अर्थात 2 कोशिकाओं के बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता है और सभी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के काम करते रहती हैं। अर्थात इन कोशिकाओं के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। बॉडी में ये कोशिकाएं एग्रीगेट होती हैं और एग्रीगेट होकर
कुछ लेयर्स का या स्तरों का निर्माण करती है। साइकॉन की बॉडी में मुख्यतः 2 स्तर पाए जाते हैं, अर्थात इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है। साइकॉन की बॉडी में यदि हम लेयर्स देखते हैं तो साइकॉन की बॉडी में मुख्यतः 2 स्पष्ट लेयर दिखाई देते हैं। एक लेयर जो कि बाहर स्थित होती हैं, उस बाहरी लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं। दूसरा लेयर जो कि अंदर की ओर स्थित होती है, इस अंदर की ओर स्थित लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं। इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जिलेटिनस फ्लूइड पाया जाता है। इस जिलेटिनस फ्लूइड को हम मीसेनकाइम कहते हैं। अब यदि इस विभिन्न जो स्तर हैं, विभिन्न जो लेयर हैं, बॉडी के लेयर हैं, उन बॉडी के लेयर में को यदि हम ध्यान से माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में एक्टोडर्म की कोशिकाओं, एक्टोडर्म की लेयर को सबसे पहले जब हम देखते हैं तो एक्टोडर्म में 2 प्रकार की कोशिकाएं हमको दिखाई देती हैं। पहली कोशिका को हम पिनेकोसाइट सेल्स कहते हैं। पिनेकोसाइट सेल्स चपटे होते हैं, पॉलीगोनल शेप के होते हैं और इन कोशिकाओं के बीच में नीचे की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब 2 पिनेकोसाइट सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो इन 2 पिनेकोसाइट सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। ये पिनेकोसाइट सेल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और इन पिनेकोसाइट सेल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से या फैलाव से या रिलैक्सेशन से बॉडी में संकुचन या फैलाव की प्रक्रिया होती है। ये पिनेकोसाइट सेल्स बॉडी में 2 स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ पिनेकोसाइट सेल्स जो कि बॉडी के आउटर सरफेस में पाए जाते हैं, तो इन आउटर सरफेस में उपस्थित पिनेकोसाइट सेल्स को एक्सोपिनेकोसाइट सेल्स कहते हैं और दूसरे प्रकार की वे पिनेकोसाइट सेल्स जो कि शरीर के आंतरिक स्तर पर अर्थात स्पंजोसील के पास पाई जाती है, उन कोशिकाओं को हम एंडोपिनेकोसाइट सेल्स कहते हैं। एक्टोडर्म में एक दूसरी प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उस दूसरे प्रकार की कोशिका को हम पोरोसाइट सेल्स कहते हैं। पोरोसाइट सेल्स के बीचों बीच एक ट्यूबुलर संरचना पाई जाती है। इस ट्यूबुलर संरचना को प्रोसोपाइल कहते हैं। ये प्रोसोपाइल एक छोटे से अपर्चर के द्वारा बाहर ओपन होता है। इस अपर्चर को पोर कहते हैं और इस पोरोसाइट सेल्स में न्यूक्लियस बीच में न होकर किनारे की ओर स्थित होती हैं। ये पोरोसाइट सेल्स ऑस्टिया के निर्माण में हेल्प करती हैं। एक्टोडर्म के बाद अब हम एंडोडर्म को यदि अपन ध्यान से देखते हैं तो इस एंडोडर्म में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस विशेष प्रकार की कोशिका में फोनल के समान इसमें चूंकि एक कॉलर पाया जाता है और इस कॉलर की उपस्थिति के कारण ही इस कोशिका को कॉलर सेल कहते हैं। कॉलर सेल या कोएनोसाइट सेल कहते हैं। कॉलर सेल या कोएनोसाइट सेल की यदि अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चरली 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक इसका चौड़ा आधारी पोर्शन जिसे हम बेस कहते हैं और इस बेस के ऊपर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को कॉलर कहते हैं और इसी बेस से निकला हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजिलम कहते हैं। यदि कोएनोसाइट सेल का अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में ये कोएनोसाइट सेल्स के वही 2 भाग होते हैं। पहला इसका बेसल पार्ट जिसे हम बेस कहते हैं और दूसरा इसका फनल शेप का पोर्शन कॉलर। बेस को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये बेस बाहर की तरफ से एक पतली मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहते हैं। यही प्लाज्मा लेमा
बेस के नीचे की तरफ कुछ ब्रांच्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। इस ब्रांच्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। प्लाज्मा लेमा के अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो इस साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं और चूंकि इन वैक्यूल में फूड मटेरियल भरा हुआ होता है इसलिए इस वैक्यूल को फूड वैक्यूल कहते हैं। साइटोप्लाज्म के बीचों बीच या सेंट्रली लोकेटेड एक गोलाकार न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के ठीक ऊपर या न्यूक्लियस से अटैच्ड एक ग्रेन्यूल या गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस गोलेकार संरचना को ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। ब्लीफेरोप्लास्ट से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसे हम राइजोप्लास्ट कहते हैं। राइजोप्लास्ट आगे एक दूसरे ग्रेन्यूल से जुड़ा होता है जिसे काइनेटोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं और इस बेसल ग्रेन्यूल से एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है। इस लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजिलम कहते हैं। बेस के बाद यदि हम कॉलर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कॉलर में प्लाज्मा लेमा बार बार फोल्डेड हो जाती हैं और फोल्डेड होकर फिंगर लाइक फोल्ड्स का निर्माण करती हैं। इन फोल्ड्स को माइक्रोविलाई या प्रोटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स कहते हैं। दो प्रोटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स आपस में एक ट्रांसवर्स कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यदि हम कोएनोसाइट सेल्स के फंक्शन को यदि हम देखते हैं तो इस कोएनोसाइट सेल्स में सबसे पहले जो फ्लैजिला होता है ये फ्लैजिला कंटिन्यूअस वाइब्रेट होते रहता है, हिलते डुलते रहता है और इस फ्लैजिलम के कंटिन्यूअस वाइब्रेशन से इस साइकॉन की बॉडी में एक निरंतर या कंटिन्यूअस वाटर करंट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो माइक्रोविलाई होते हैं ये माइक्रोविलाई चूंकि चिपचिपे होते हैं और इसलिए इस माइक्रोविलाई में जब जल की धारा के साथ कोई फूड मटेरियल आता है तो ये फूड मटेरियल इस माइक्रोविलाई से अटैच हो जाते हैं, अर्थात ये माइक्रोविलाई फूड मटेरियल को कैप्चर करने में या पकड़ने में हेल्प करता है। ये पकड़ा हुआ फूड मटेरियल आगे साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है और साइटोप्लाज्म में ये फूड वैक्यूल के रूप में प्रेजेंट होते हैं और इस फूड वैक्यूल में इन फूड मटेरियल का डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। सेमी डाइजेस्टेड जो फूड होता है फूड वैक्यूल में सेमी डाइजेस्टेड फूड इस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के द्वारा नीचे स्थित अमीबोसाइट सेल जिसे हम ट्रोफोसाइट सेल्स कहते हैं उस ट्रोफोसाइट सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये सेमी डाइजेस्टेड फूड ट्रोफोसाइट सेल्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पोर्शन पर पहुंचाया जाता है। इस प्रकार ये कोएनोसाइट सेल्स मुख्यतः दो काम करती है। पहला कंटिन्यूअस वाटर करंट का निर्माण करना जिससे एनिमल का वाइटल एक्टिविटीज़ पूर्ण होती हैं और दूसरा ये कोएनोसाइट सेल्स मुख्यतः फूड मटेरियल को कैप्चर करने में और उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद साइकॉन की बॉडी में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक गाढ़ा फ्लूइड होता है। उस गाढ़े फ्लूइड को हम मीजेनकाइम कहते हैं। मीजेनकाइम एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का अर्थात इंटरमीडिएट लेयर इंटरमीडिएट पोर्शन होता है। इस इंटरमीडिएट पोर्शन में एक जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ये मीजेनकाइम पिनेकोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है और इस मीजेनकाइम में 12 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 12 प्रकार की कोशिकाओं को कॉमन रूप से हम अमीबोसाइट सेल्स कहते हैं और ये अमीबोसाइट सेल्स
आर्कियोसाइट सेल्स के मॉडिफिकेशन से बने हुए होते हैं। अब यदि हम 12 प्रकार के मीजेनकाइमल सेल्स या अमीबॉइड सेल्स का अध्ययन करते हैं, तो इस अमीबॉइड सेल्स में सबसे पहले प्रकार की जो कोशिका होती है उस कोशिका को कोलेनोसाइट सेल्स कहते हैं। कोलेनोसाइट सेल्स चपटी होती हैं और इन कोलेनोसाइट सेल्स के साइड में ब्रांच्ड सीडोपोडिया पाए जाते हैं। ये ब्रांच्ड सीडोपोडिया आपस में मिलकर एक डेंस सिंसेशियल नेटवर्क का निर्माण करते हैं और ये सिंसेशियल नेटवर्क इस साइकॉन की बॉडी में उपस्थित स्पिक्यूल्स को बांधे रखने का काम करती हैं। दूसरे प्रकार की अमीबोसाइट सेल्स को हम क्रोमोसाइट सेल्स कहते हैं। ये क्रोमोसाइट सेल्स में सीडोपोडिया लोबोस प्रकार का होता है, अर्थात नुकीला न होकर ब्लंट होता है और इन क्रोमोसाइट सेल्स के बीचों बीच न्यूक्लियस पाया जाता है और इस क्रोमोसाइट सेल्स के चूंकि साइटोप्लाज्म में कलर्ड सब्सटेंस या पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की कोशिकाओं को क्रोमोसाइट सेल्स कहते हैं। ये क्रोमोसाइट सेल्स में उपस्थित पिगमेंट साइकॉन की बॉडी को एक निश्चित कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तीसरे प्रकार की कोशिकाओं को हम थीसोसाइट सेल्स कहते हैं। थीसोसाइट सेल्स की सूडोपोडिया पॉलीगोनल होती है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है और इसके साइटोप्लाज्म में रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं। चूँकि ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है या रिजर्व करके रखता है, इसलिए इस सेल्स को स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं। चौथे प्रकार की कोशिका को ट्रोफोसाइट सेल्स कहते हैं। ट्रोफोसाइट सेल्स की संरचना थीसोसाइट सेल्स के समान ही होती है, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये इन फूड पार्टिकल को बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, अर्थात ये ट्रोफोसाइट सेल्स फूड मटेरियल के एसिमिलेशन में हेल्प करता है। पांचवें प्रकार की सेल्स को मायोसाइट सेल्स कहती हैं। ये मायोसाइट सेल्स फ्यूसीफॉर्म या स्पिंडल शेप की होती हैं। ये मायोसाइट सेल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, संकुचनशील होती हैं। ये मायोसाइट सेल्स ऑस्टिया और ऑस्कुलम के चारों ओर एक रो के रूप में या एक प्लेट के समान संरचना के रूप में अरेंज हो जाती हैं और ये मायोसाइट सेल्स सिकुड़कर या फैलकर एक स्फिंक्टर या अवरोधनी के समान कार्य करती है। ये ऑस्कुलम और ऑस्टिया को खोलने और बंद करने का काम करती है। छठवें प्रकार की कोशिका को आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। आर्कियोसाइट सेल्स स्पिंडल शेप के होते हैं। ये आर्कियोसाइट सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक अमीबोसाइट सेल्स होती हैं। इन आर्कियोसाइट सेल्स की सीडोपोडिया ब्लंट होती है या भूथरा होता है। इनके साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं और इस आर्कियोसाइट सेल्स की न्यूक्लियस जो कि सेंट्रली लोकेटेड होती है और साइज में लार्जर होते हैं। यदि इस आर्कियोसाइट सेल्स का फंक्शन यदि हम देखते हैं तो फंक्शन के आधार पे यह आर्कियोसाइट सेल्स डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने के बाद नई बनी जो डॉटर सेल्स हैं, ये डॉटर सेल्स अन्य 11 प्रकार के अमीबोसाइट सेल्स में बदल जाती हैं और यह सेल चूंकि एक सेल है लेकिन अन्य 12 प्रकार की अमीबोसाइट सेल्स में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इस सेल्स को हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। और इस सेल्स में पाई जाने वाली वह क्षमता जिसके आधार पर यह एक ही सेल्स अन्य दूसरे सेल्स में परिवर्तित हो जाती है, इस क्षमता को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। दूसरा, ये आर्कियोसाइट सेल्स सेक्स सेल्स के निर्माण में हेल्प करता है और इसके अलावा ये आर्कियोसाइट सेल्स
रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। सातवें प्रकार की कोशिका को हम स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स ऐसी कोशिकाएं जो कि बॉडी में स्पिक्यूल्स का निर्माण करती हैं, इन कोशिकाओं को स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। यदि हम स्क्लीरोब्लास्ट सेल को साइकॉन के अलावा पूरे पोरीफेरेंस में देखते हैं तो पूरे पोरीफेरेंस में स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैल्कोब्लास्ट सेल्स, दूसरा सिलिकोब्लास्ट सेल्स और तीसरा स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स। इसमें से जो कैल्कोब्लास्ट सेल्स हैं, ये कैल्कोब्लास्ट सेल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स का निर्माण करती हैं। ये कैल्कोब्लास्ट सेल्स केवल क्लास कैल्केरियन एनिमल में पाया जाता है। दूसरा सिलिकोब्लास्ट सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जो कि सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स का निर्माण करती हैं। ये सिलिकोब्लास्ट सेल्स क्लास हेक्सेक्टिनाइलिडा में पाया जाता है। और तीसरा स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जो कि स्पॉन्जिन फाइबर का निर्माण करती हैं। ये स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स क्लास डेमोस्पॉन्जिया के एनिमल में पाया जाता है। इसमें से साइकॉन की बॉडी में कैल्कोब्लास्ट प्रकार के स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं। 8वें प्रकार की अमीबोसाइट सेल्स को हम ग्लैंड सेल्स कहते हैं। ये ग्लैंड सेल्स ट्यूबुलर होती हैं, अर्थात इनमें एक नैरो पोर्शन पाया जाता है। उस नैरो पोर्शन को नेक कहते हैं और ऊपरी सिरे पर एक चौड़ा बेस होता है जिसमें सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड सेल्स एक चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ये चिपचिपे सब्सटेंस इस साइकॉन की बॉडी को किसी भी सब स्ट्रेटम से चिपकाए रखने में हेल्प करती हैं। ये ग्लैंड सेल्स साइकॉन की बॉडी के निचले सतह पर, जहाँ पर कि साइकॉन सब स्ट्रेटम से जुड़ा होता है, उस स्थान पर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 10वें प्रकार की अमीबोसाइट सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं। ये जर्म सेल्स स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं और इनके बीचों बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आर्कियोसाइट सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ये जर्म सेल्स आगे चल के गैमीट या स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट कोशिका होती है जिसे हम स्पर्म सेल्स कहते हैं। ये स्पर्म सेल्स जर्म सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ये स्पर्म सेल्स इलांगेटेड शेप के होते हैं। बॉडी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऊपरी नैरो पोर्शन हेड, बीच का वाइड पोर्शन बेस जिसमें कि सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है और सबसे निचला थ्रेड लाइक पोर्शन टेल। ये जो स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल मोटाइल या फ्री मूविंग होते हैं, अर्थात ये बॉडी में मूव करते रहते हैं। ये साइकॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। 11वें प्रकार की कोशिका को हम ओवम कहते हैं। ये ओवम जर्म सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ये इलिप्टिकल या ओवल शेप के होते हैं। इनके बीचों बीच एक बड़ा साइज का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ओवम स्टेशनरी या स्थानबद्ध होते हैं, अर्थात इसमें मूवमेंट या लोको मूवमेंट नहीं पाया जाता है। सामान्य तौर पे ये ओवम फ्लैजिलेटेड चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। ये फंक्शन के आधार पे ये ओवम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। 12वें और अंतिम प्रकार की कोशिका को हम लोफोसाइट सेल्स कहते हैं। ये लोफोसाइट सेल्स आर्कियोसाइट सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। इनका शेप और फंक्शन अभी तक अज्ञात है। मीजेनकाइम का यदि हम फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन के आधार पे ये मीजेनकाइम की उपस्थिति पोरीफेरेंस का लक्षणात्मक गुण होता है। दूसरा, ये मीजेनकाइम एक
सूटेबल एक्वेटिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिस मीडियम के द्वारा इस एनिमल में गैसेस, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस और दूसरे आवश्यक पदार्थ बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते रहते हैं। इसके अलावा यह मीजेनकाइम बॉडी में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। जैसे जैसे साइकॉन की बॉडी बढ़ती जाती है तो साइकॉन की बॉडी में मीजेनकाइम की मात्रा भी बढ़ती जाती है, और जब मीजेनकाइम की मात्रा बढ़ती जाती है तो यही बढ़ते हुए मीजेनकाइम बॉडी वॉल को फोल्ड करने में हेल्प करती है या इनिशिएट करती है या प्रेरित करती है। अब जब बॉडी में फोल्ड्स बन जाते हैं तो यही फोल्ड्स आगे चल के कैनाल सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ये कैनाल सिस्टम की उपस्थिति भी पूरीफेरेंस के लक्षणात्मक गुण होते हैं। साइकॉन की बॉडी में यदि अपन स्केलेटन पार्ट का यदि अपन अध्ययन करते हैं तो ये साइकॉन की बॉडी में अनेक नीडल शेप के नुकीले स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यही नुकीले स्ट्रक्चर्स को हम स्पिक्यूल्स कहते हैं, और यही स्पिक्यूल्स आपस में मिलकर साइकॉन की बॉडी का स्केलेटन का निर्माण करते हैं। स्पिक्यूल्स का आकार अलग अलग प्रकार का होता है, साथ ही साथ ये साइकॉन में ये स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। एक स्पिक्यूल्स बॉडी में के मीजेनकाइम में विभिन्न स्थानों पर अरेंज होते हैं, और ये मीजेनकाइम में इस स्पिक्यूल्स को सीडोपोडियल जो ब्रांच होती हैं, यह सीडोपोडियल ब्रांच कोलेनोसाइट सेल्स की सीडोपोडियल नेटवर्क आपस में बांधे रखने का काम करती हैं। यदि हम साइकॉन में स्पिक्यूल्स का प्रकार देखते हैं तो साइकॉन में स्पिक्यूल्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनो एक्सॉन प्रकार का स्पिक्यूल्स, ऐसा स्पिक्यूल्स जिसमें कि एक सेंट्रल एक्सिस होती है। एक सेंट्रल एक्सिस वाले स्पिक्यूल्स को हम मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स कहते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स पुनः 2 प्रकार का होता है। पहला यूनिरेडिएट। यूनिरेडिएट मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स ऐसे स्पिक्यूल्स जिसमें केवल एक सिरा नुकीला होता है जबकि दूसरा सिरा ब्लंट होता है, और इस स्पिक्यूल में केवल जो नुकीले पोर्शन है केवल एक एंड पर ही ग्रोथ होता है, इसलिए इस प्रकार के स्पिक्यूल्स को यूनिरेडिएट स्पिक्यूल कहते हैं। दूसरा बाई रेडिएट स्पिक्यूल्स, ऐसे स्पिक्यूल्स जिसके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं, और इस प्रकार के स्पिक्यूल्स में दोनों एंड पर ग्रोथ होता है, इसलिए इस प्रकार के स्पिक्यूल्स को बाई रेडिएट स्पिक्यूल्स कहते हैं। इन स्पिक्यूल्स में यूनिरेडिएट प्रकार का स्पिक्यूल्स ऑस्कुलर फ्रिंज में पाया जाता है, जबकि बाई रेडिएट स्पिक्यूल्स बॉडी के आउटर सरफेस पर स्थित होता है। दूसरे प्रकार के स्पिक्यूल्स को हम ट्राई रेडिएट प्रकार का स्पिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे स्पिक्यूल्स जिसमें 3 एक्सिस होती हैं, इसलिए इस प्रकार के स्पिक्यूल्स को हम ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार के स्पिक्यूल्स में ग्रोथ तीनों एंड पर होता है। इस प्रकार के स्पिक्यूल्स फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का स्पिक्यूल्स को हम टेट्रा एक्सॉन प्रकार का स्पिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे स्पिक्यूल्स जिसमें कि 4 एक्सिस होती हैं या 4 नुकीले पोर्शन पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के स्पिक्यूल्स को टेट्रा एक्सॉन प्रकार का स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये टेट्रा एक्सॉन प्रकार का स्पिक्यूल्स ऑस्कुलम स्पंजोसील के अंदर आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। यदि हम इस स्केलेटन या स्पिक्यूल्स का कार्य देखते हैं तो ये स्पिक्यूल्स या स्केलेटन आपस में मिलकर इस साइकॉन की बॉडी का एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। ये बना हुआ एंडोस्केलेटन इस साइकॉन की बॉडी को इरेक्ट रखने में और इसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा
यह स्पीक्यूल इस एनिमल के आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है। आशा है आप लोगों को साइकॉन की बॉडी की आउटर स्ट्रक्चर या आउटर मॉर्फोलॉजी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। साइकॉन के भाग 2 के अंतर्गत हम साइकॉन के कैनाल सिस्टम और साइकॉन की बॉडी में होने वाले वाइटल एक्टिविटीज़ और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद साइकॉन के पार्ट तीसरे भाग में हम साइकॉन में होने वाले रिप्रोडक्शन को और साइकॉन में डेवलपमेंटल प्रोसेस और लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।